जी की वैल्यू क्या रखेंगे हम 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस m1 मेरा मास कितना होगा। मेरा मास जो आप बोल रहे हो वेट बोल रहे हो, वेट, मैं मास की बात कर रहा हूं। अंतर मालूम है मास और वेट में क्या अंतर होता है? ध्यान से देखना, अगर मैं 70 kg का हूं तो वो मेरा क्या है, वेट क्या होता है, m। ठीक, जी की वैल्यू 10 रखूं अगर मैं तो मास कितना है 7। बाकी तो सब ग्रेविटी का काम है, समझ रहे हो बात को। तो मास कितना है 7, इनने पहले बता दिया 5। ठीक, अपॉन मान लो हम दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो अब आपका जो आंसर आएगा उसमें 10 की पावर कितनी चलेगी, मतलब 0.0000000 10 बार, उसके बाद नंबर शुरू होगा। तो इतने कम फोर्स को क्या हम फील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्या आता है कि वाई वी डज नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्यों हम उसे फील नहीं करते हैं डेली लाइफ में, बिकॉज मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल या वेरी लेस। क्लियर। अगर मैं इसकी जगह बात करूं अर्थ और जुपिटर की, तब ये कैलकुलेटिव होगा, होगा नहीं होगा बताइए। यहां मास अर्थ का आएगा, अर्थ का मास 10 टू द पावर 14 में चलता है, 24 में चलता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा फिर कैलकुलेट। जैसे मैं अपनी अर्थ की बात कर लूं, मुझे अर्थ के साथ फोर्स फील होता है भाई, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो रुका हुआ हूं, तो मैं चला जाता इनफाइनाइट पे। मैं फील करता हूं ग्रेविटी को, क्यों, देखना जी तो यही रहेगा, m1 की जगह क्या आएगा, अर्थ का मास। अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24। ठीक, मेरा मास अभी भी वही है, डिस्टेंस मान लो 1 है हमारे अर्थ के बीच। तो क्या ये फोर्स अब नेग्लिजिबल है, नहीं। 10 की पावर 24 में से 10 की पावर 11 कम भी करोगे तो कितना आएगा 30, मतलब जो भी फोर्स लग रहा हो उसके बाद 13 जीरो लग जाएंगे, यानी कि वो फोर्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम अर्थ के साथ बाइंड अप है, हम अपने आप को क्या फील करते हैं कि हम पर क्या लग रहा, हमारे अंश के बीच में क्यों नहीं फील हो रहा, मैथमेटिकली बहुत कम है, लेकिन हमारे अर्थ के बीच में क्यों फील हो रहा, मैथमेटिकली। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर हुआ कि इन डेली लाइफ व्हाई वी डजंट फील gravitational force of attraction, because mathematically the value of gravitational force is very less। दो क्लियर। तीसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, दूसरी बॉडी जिसका मास है 50 kg, इनके बीच में गैप है 1 मीटर, ये आपको गिवन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कौन किस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा, विच बॉडी अप्लाई मोर फोर्स, ए और बी। बी ज्यादा फोर्स लगाएगा ए पर, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। एक्चुअल में क्या होता है वो देखो, फोर्स का फॉर्मूला बोलो, देखना बेटा, पहले मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स ऑन ए
ड्यू टू बी। ए पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, बी। कितना आएगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यही आएगा। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अभी किसने किस पे लगाया था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसे ही होता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये कितना आएगा, जी की वैल्यू m1 10 m2 50 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, इसका मतलब जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया है उतना ही फोर्स, अपन क्या सोच रहे थे कि 50 किलो वाला 50 केजी वाला इस 10 केजी वाले पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जितना फोर्स ए बी पर लगाता है उतना ही फोर्स बी ए पर लगाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 50 किलो वाला 10 किलो वाले पे ज्यादा फोर्स लगाए। अगर आप गौर से सोचो तो फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास पर डिपेंड ही नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट का मतलब चाहे 10 का 50 में मल्टीप्लाई करो चाहे 50 का 10, दोनों तरफ से सेम आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज हमेशा के लिए भूल जाओ कि एक भारी चीज एक हल्की चीज पर ज्यादा फोर्स लगाएगी। अगर ऐसा हो रहा होता तो सोच के देखो क्या होता। एक न्यू बॉर्न बेबी है, गोदी में लेके जा रहे हैं, बगल से एक मोटा ताजा आदमी निकला, न्यू बॉर्न बेबी ऑटोमेटिकली उससे चिपक जाएगा, ज्यादा वाली कम वाले को चिपका ले। आप सब्जी लेने गए, आपको एक पैसा नहीं लेना, सब्जी आपसे हल्की है, चिपका के घर ले आओगे, शायद घर तक ना आ पाओ अगर बगल से कोई ट्रक निकल गया, क्योंकि हर हैवी बॉडी लाइट बॉडी को चिपका ले। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ। क्लियर। तो कॉन्सेप्चुअल क्या आएगा, इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल दो आते हैं। पहला, कौन सी बॉडी किस पर ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, so both bodies will apply same force on each other। दूसरा क्वेश्चन, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन ए एंड डी। रेशियो ऑफ फोर्सेस हमेशा 1 रेशियो। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल हो सकते थे वो सब आपके सामने। क्लियर है। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल लिखिए, ये नहीं लिखो, ये तो सब नोट्स में आपको मिलेगा। आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो नोट्स में नहीं होते हैं वो आपको लिखना है। फर्स्ट, वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
आंसर में लिखिए, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी is 6.67 into 10 to the power minus 11 यूनिट लिखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर is same in all over universe, is same in all over universe. So capital G is called universal gravitational constant. सेकंड क्वेश्चन, क्या बताया था मैंने सेकंड क्वेश्चन? डेली लाइफ में हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील क्यों नहीं? देखिए, व्हाई वी डज नॉट फील gravitational force of attraction in our daily life. आंसर लिखिए, gravitational force of attraction is mathematically very less for 2-point objects. For 2-point objects. For 2-point objects. पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे हम हैं, हम अर्थ के कंपैरेटिवली क्या हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। हमारी जो डायमेंशंस हैं या जो हमारा वेट है वो अर्थ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। सो वी डजंट फील this force in daily life. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाइए पहले ये वाला। लिखिए, इन द गिवन फिगर which one apply more force
ए और बी, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, ए या बी? तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, that is force does not depends on mass, it depends on product of masses। So both will apply same force on each other. So both will apply same force on each other. Next question. सेम डायग्राम बना के लिखिए। So both will apply same force on each other. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम डायग्राम बनाइए, फिर लिखिए। Find the ratio of forces find the ratio of forces between A and B। तो क्या होगा आंसर? आप ऐसे लिखें, क्लियर है ना क्या लिखा मैंने? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो रेशियो इज 1:1। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक न्यूमेरिकल में ये है फर्स्ट बॉडी जिसका मास है 50 kg। ये है सेकंड जिसका मास है 10 kg। दोनों के बीच में गैप है 2 मीटर का। ठीक? हमने एक तीसरी बॉडी इनके मिड पॉइंट पे रखी जिसका मास है 2 kg। फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg। हमें क्या बताना है? इस 2 kg पर नेट कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहली चीज, इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक साइड से फोर्स कौन लगाएगा? ए। दूसरी साइड से फोर्स कौन लगाएगा? बी। ये बात पक्की है? एफ का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस क्या होगी?
तो एक साइड से फोर्स लगेगा जी m1 m2 अपॉन 1 का स्क्वायर, दूसरी साइड से फोर्स लगेगा जी m1 m2 अपॉन 1 का स्क्वायर। दो फोर्स आएंगे, पहले हम वो दो फोर्स कैलकुलेट कर लें, फिर आगे सोचेंगे। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, नोट मत करो, पहले समझो। फोर्स ऑन m ड्यू टू ए, m पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए। क्या लिखूंगा, एफ एम ए, फोर्स ऑन m ड्यू टू ए। क्या होगा फॉर्मूला, जी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का नाम क्या है, एम ए। ठीक, जी की वैल्यू एंड में रखेंगे, फिलहाल जी m1 कितना, m2 अपॉन, तो ये कितना आ गया, ठीक। अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का, अट्रैक्शन ही होता है, तो इसके आगे क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। अब बताओ, फोर्स ऑन m ड्यू टू एफ एम बी, जी m1 m2 अपॉन mb का स्क्वायर। बोलिए, जी m1 m2, तो ये कितना आ गया, ये भी कैसा होगा, ठीक। अब इसको बिल्कुल अपनी जनरल लाइफ की तरह समझो। एक 2 kg का बंदा बीच में है, एक साइड से कौन खींच रहा, 50 kg इस साइड खींच रहा, एट्रैक्शन अपनी साइड खींचेगा ये, और 10 kg वाला कहां खींचेगा, अपनी साइड। यहां कितना फोर्स लग रहा है, इस साइड, और यहां, ठीक। तो नेट फोर्स क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है बात। तो 100G माइनस 20G, 80G आंसर आएगा, एंड में G की वैल्यू रखते हैं। समझ में आई बात। मतलब हर क्वेश्चन में हमें क्या देखनी होगी, डायरेक्शन, कि कहां लग रहा है फोर्स। मान लो एक फोर्स यहां लग रहा, दूसरा भी यहीं लग रहा होता, तो क्या होता, ऐड हो जाते दोनों। अपोजिट है तो माइनस हो जाए। क्लियर है सबको, इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखिएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। बीच में 2 kg,
यहाँ अगर नोट हो जाए उसके आगे अपने मन से कुछ मत करना, अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। अब सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर इजिली क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक फोर्स इस साइड लग रहा और एक फोर्स इस साइड, तो दोनों को आपने क्या किया, माइनस। अब सुनना ध्यान से, अगर एक फोर्स यहां लग रहा हो, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, एक यहां लग रहा हो और एक यहां, तब आप क्या करोगे, तब भी दोनों फोर्सेस को माइनस कर दोगे। ऐसे भी क्वेश्चन अभी आएंगे जिसमें एक फोर्स यहां लग रहा, दूसरा 90 डिग्री पे लग रहा, या 60 डिग्री पे लग रहा, या 120 पे लग रहा, कई एक आएंगे। ठीक, तो मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या। जब एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक्चुअल में हम उनका क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है √F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये मैं आपको सिखाऊंगा वेक्टर में। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर मुझ पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो मैं रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले। देखना कैसे। इस क्वेश्चन में बेटा दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 180 है। यहां आप cos 180 रखो, कितना आएगा, cos 180 होता है -1। देखना, F1² F2² 2F1F2 cos 180। बहुत काम की चीज बता रहे बेटा, आज तक किसी ने बताया हो कि हम एक साइड रस्सी यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ खींच रहे हैं, तो काय को ये माइनस हो रहा है। देखना, cos 180 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। ठीक, ये कोई फॉर्मूला है क्या, A² + B² -2AB, तो ये काय का फॉर्मूला है, A - B का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा। इसलिए वो जो रस्सी खींचने वाला गेम होता है, उसमें ज्यादा वो उसमें से कम फोर्स को हम माइनस करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना बन रहा होता है। अब आई बात समझ में कि क्यों हमने 100G में से 20G को माइनस। अब अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ 100G हो, यहाँ 20G हो, तो क्या आप रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाल पाओगे, आपको केवल एंगल ही तो 90 रखना होगा। मैं कहूं दो फोर्सेस के बीच में एंगल 60 है, 60 रख दो। कितने भी एंगल पर दो फोर्स लग रहे होंगे, आप उनका रिजल्टेंट फोर्स पता कर लो। कंसेप्ट क्लियर है, इसको नोट कीजिए पूरा, फिर आंसर लिखिए।
जी की वैल्यू जरूर रखना। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ये आपके स्कूल एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है। लिखिए, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस two particles of masses 4 kg and 2 kg are placed 5 meters apart. Calculate force on third mass of 1 kg. Calculate force on third mass of 1 kg placed 4 meters from A and 3 meters from B. डायग्राम आपके सामने है। अब आराम से सोच के बताओ, जो थर्ड मास है वो कहां रखें? एक साइड से 4 मीटर होना चाहिए और दूसरी साइड से 3 मीटर। ए से 4 मीटर होना चाहिए और बी से 3 मीटर। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। एक बात तो 100% श्योर है कि थर्ड मास लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 7, लाइन 5 मीटर की है, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे नहीं होगा। तो अब ऑप्शन कहां बचा? ज्वाइनिंग के ऊपर या नीचे? तो यहां कहीं हमने लिया थर्ड मास, कितने केजी का? ए से कितनी दूर है और बी से? इतनी बात आपकी समझ में आई? क्यों इंपॉर्टेंट है अपने आप समझ में आ गया होगा। अब कौन से पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करने बैठे हम? सी पे। तो सी पर फोर्स लगाएगा कौन कौन? सी को अपनी साइड कौन खींचेगा? ठीक, फिर सी को अपनी साइड कौन खींचेगा? बी। दो फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, क्या होगा बेटा? जी, देख लेना पहले, m1 m2 अपॉन में क्या लिखूं? कौन सा होगा? सी ए का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? जी 4 × 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो ये हो गया G/4।
इतना क्लियर? अब फोर्स सी पर कौन लगाएगा? बी। अपॉन सी बी का स्क्वायर। बताइए, M1 M2 अपॉन, तो ये कितना आ गया? ठीक। अब यहां इसी डायग्राम में ध्यान से देखना बेटा, हमें किस पर फोर्स निकालना है? सी पर। सी को कौन कौन अपनी साइड खींच रहा? मतलब सी से एक एरो एक ही साइड, एक खींच रहा अपनी साइड, और सी से एक एरो बी अपनी साइड खींच रहा। यही हो रहा है? बताइए, तो इसका नाम क्या है? एफ सी है। और इसका कितने डिग्री के एंगल पे है ये? पाइथागोरस लग रही है, देखो 25 16 9, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? समझ में आ रही है बात? यही लगेगा करनी थी। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। हम्म, तो सबसे पहले सी पॉइंट की पोजीशन ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब सी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? ए और बी। यहां तक क्लियर नहीं है? अब अपने आप को सी वाले पॉइंट पे रखिए, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां कहां फील होगा? टुवर्ड्स ए, और दूसरी साइड से टुवर्ड्स बी। यस और नो? बताइए नेहा। देखिए, सी पर जो बंदा है उसे कौन अपनी साइड खींच रहा है? ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्लियर है ये दोनों फोर्सेस? अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो रिजल्टेंट फोर्स में यहां cos 90, cos 90 होता है 0। एफ इक्वल आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, डायग्राम में बेटा फोर्सेस की डायरेक्शन जरूर बना लेना, बाद में दिक्कत होती है फिर आप लोगों को। आप लोग क्या करते हो, राइट एंगल ट्राइंगल तो बना लेते, ये जो फोर्सेस के एरो है ये नहीं बनाते हो, फिर बाद में सोचते हो 90 कहां से रख दिया।
जी बाय 4 का स्क्वायर प्लस 2g बाय 9 का स्क्वायर, जी स्क्वायर बाय 16, 4g स्क्वायर बाय 81। कॉमन लेके बाहर आ जाएगा जी, 1 बाय 16 प्लस 4 बाय 81। अब इसमें एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको। पूरा पूरा एलसीएम ले लेना तो इजी रहेगा। 16 रूट के बाहर 4 हो जाएगा, 81 रूट के बाहर 9 हो जाएगा, यहां आएगा 81 प्लस 64, जी अपॉन 4 इंटू 9, ये बाहर आ गया अंडर रूट में, ठीक। 145 अप्रोक्स में कितने का रूट होगा? 144 किसका होता है? 12 का, तो हम इसे 12.1 लिख दें अप्रोक्स में। तो जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 4 इंटू 9 12.1। इसको आप सॉल्व करेंगे, जितना भी आए उतने न्यूटन आपका आंसर। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? आज आप इतना ही करेंगे, कल इसमें और खतरनाक वाले न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है? कल मिलते हैं।